नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो हम पहले के ऑडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम जड़ और चेतना हैं और जड़ चेतना में माइंड, बॉडी, सोल, सबकॉन्शियस और वाइब्रेशन है। उसके बाद हम आगे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इनका इंट्रैक्शन कैसे होता है, इनका क्रिएशन कैसे हुआ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा हमने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव लिया, दुनिया के जो बड़े बड़े महान महापुरुष संत महात्मा रहे उनकी थ्योरी की बेस पर। आगे हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि माइंड, बॉडी, सोल, सबकॉन्शियस और वाइब्रेशन किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और हम इनके जो जरिए कैसे इस दुनिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हुई, एक जड़ हुई, एक चेतन हुई। जड़ से मतलब है पदार्थ या फिजिकल वर्ल्ड। दूसरी है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में आता है हमारी मन और हमारी आत्मा। तो इनके हम ये कह सकते हैं कि मन और आत्मा एक चेतन चीज़ कुछ समय के लिए एक फिजिकल बॉडी के अंदर आई है और उसके आने का पर्पस है जानना, समझना। और हम ये बात क्यों कह सकते हैं कि जानना और समझना है, वो इसलिए क्योंकि इंसान जैसे ही पैदा होता है उसके अंदर ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी होती है। वो हर चीज़ को जानना चाहता है, समझना चाहता है। जैसे वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ समझना चाहता है। और ये क्यूरियोसिटी जितनी हाई लेवल पर होगी उतनी ही हाई लेवल पर उसकी लर्निंग शुरू होती है। हम खुद भी देखें, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, चाहे वो न्यूटन हैं, आइंस्टीन हैं, और बड़े फिलोसोफर प्लेटो रहे हैं, एरिस्टोटल, डेकार्ट्स, स्पिनोजा, हीगल, कांट, ये सब लोग, इनके अंदर क्यूरियोसिटी रही है और इन्होंने उस क्यूरियोसिटी को बरकरार रखा है। और हमें भी अपनी क्यूरियोसिटी को बरकरार रखना है। मैं जो भी लोग इस ऑडियो टैप को सुन रहे हैं, ये एक ताज़ा एग्जाम्पल है कि आप अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से इसको सुन रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं समझने के लिए, जो ये प्रूव होता है क्यूरियोसिटी के लॉजिक के बेस पर। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा मन है वो फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होता है हमारी ज्ञान इंद्रियों के ज़रिए। जो ज्ञान इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, त्वचा और जुबान। अब ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां बाहर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, एक्वायर करती हैं। लेकिन इन ज्ञान इंद्रियों की अपनी कुछ लिमिटेशन हैं, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इनके ज़रिए और उस पर जो परसेप्शन बनता है वो पूरी तरह भी गलत हो सकता है। इसी वजह से हमें सच्चाई का बोध होना बहुत ही मुश्किल है ज्ञान इंद्रियों के आधार पर। तो ज्ञान इंद्रियों के आधार पर मिली हुई इन्फॉर्मेशन को हम फिल्टर करते हैं लॉजिक से, और जो इसके द्वारा छनकर हमें मिलता है वो है सच्चाई। जो रेशनलिज्म के फाउंडर थे, जिन्होंने रेशनलिज्म को स्टेब्लिश किया, उनका नाम डेकार्ट्स था। उन्होंने यही बात कही थी कि हमें इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना है लॉजिक के बेस पर। किसी चीज़ को ऐसे ही मानना नहीं है, उस पर विचार करना है। और जब हम हर चीज़ पर विचार करेंगे तो हमें एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिस पे कुछ बाकी रहेगा ही नहीं कि हम उस पर डाउट करें, तो वो ही सच्चाई होगी। कर्नल डायल ने शेरलॉक होम्स नाम का जो कैरेक्टर बनाया है उसका बेस भी वही है। तो हम उस चीज़ को समझते हैं। तो माइंड इन्फॉर्मेशन लेता है हमारी ज्ञानेंद्रियों के जरिए, उन ज्ञानेंद्रियों के से जो मिली इन्फॉर्मेशन को उसे फिल्टर करता है हमारे लॉजिक के जरिए, और फिर जो इन्फॉर्मेशन लॉजिक के जरिए फिल्टर हो जाती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब सबकॉन्शियस माइंड उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड आगे ये नहीं सोचना उसे कि ये गलत है या सही है, उसके लिए वो चीज़ सही है क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्टर होकर आई है। सही और गलत का मतलब यहाँ पर यह है कि सही और गलत हमारे लिए सही गलत है। हमें सही लगा वो हमने अंदर प्रोसेस कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ड्राइविंग सीखनी है, तो हम ड्राइविंग सीखते समय हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है और ध्यान लगाता है ताकि बहुत सारी जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है उसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर सके। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिक मोड पर लगाकर हैबिट में तब्दील कर देता है। और हम खुद देखें कि हम 90% हैबिट ही तो हैं। हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वो हम हैबिट के ज़रिए कर रहे हैं।
तो सारा काम हैबिट के जरिए करने के पीछे है कि हमें फिर ज़्यादा सोच और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो चीज़ें अपने आप होती रहेंगी और हमारी एनर्जी है 90% तक एनर्जी हमारी सेव हो जाएगी। तो ये है पर्पस सबकॉन्शियस माइंड का। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आगे जुड़ा है हमारे, किससे जुड़ा है? वर्ल्ड से, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन पूरी कायनात वाइब्रेशन से मिलकर बनी है, पूरी दुनिया वाइब्रेशन से मिलकर बनी है। क्वांटम फिजिक्स की जब हम स्टडी करेंगे तो हम खुद ये पाएंगे कि हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन जब क्वांटम फिजिक्स के अंदर है क्या? क्वांटम फिजिक्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को तोड़ा गया तो उसके अंदर क्वांट निकले, तो क्वांट के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया। तो एक प्रयोग के द्वारा ये देखा, जब क्वांट को हम आंखों से देखते हैं यानी ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेव की तरह रिएक्ट करता है, और जब उसे ऑब्जर्व नहीं करते वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जैसे गेहूं के दाने पार्टिकल की तरह, और जब हम उसे नहीं देखते तरंग की तरह। इसका मतलब क्या हुआ? ये जब वो तरंग की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये है जैसे गंगा नदी एक ही समय में गंगोत्री में है और उसी समय वो कोलकाता में भी है, यानी एक ही क्षण में कोई पदार्थ, कोई कण सृष्टि के इस छोर पर अवेलेबल है, उसी समय उसी क्षण में वो सृष्टि के दूसरे छोर पर भी अवेलेबल है और वो अलग भी है। तो ये ड्यूलिटी है, इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो हम ये मान के चले जा रहे हैं कि हर चीज़ फिक्स है, किस्मत है, वो सब चीज़ें हम ये यहाँ पर उसको नहीं मान रहे। हर चीज़ संभावनाओं पर आधारित है। जब क्वांट को देखा जा रहा तो वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यानी हमारे एफर्ट्स की वैल्यू है। देखने का मतलब हमारा एफर्ट्स करना ही तो है, इसलिए हमें अपने एफर्ट्स पे पूरा बिलीव करना चाहिए। हमें ऐसे इस भरोसे पे नहीं रहना चाहिए कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वो पहले से हो रखा है। ये सब चीज़ें हमें नहीं पता और हम इस पे नहीं जा सकते, और साइंटिफिकली भी हम इस पे नहीं विचार कर सकते। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा है वाइब्रेशन से। जो चीज़ ये कॉन्शियस माइंड से लेगा उसे आगे ये वाइब्रेशन मतलब ब्रह्मांड यूनिवर्स में दे देगा, और फिर वो चीज़ घूमकर हमारे सामने प्रकट हो जाएगी, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब वो गलत हमने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली है तो वो गलत चीज़ें हमें मिलना शुरू हो जाएंगी, हमने सही चीज़ें इसके अंदर डाल रहे हैं तो सही चीज़ें हमें मिलना शुरू हो जाएगी, और फिर हमें ऐसा लगेगा कि जो हम मानते हैं वो सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि हमने वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसे प्रोसेस कर दिया है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई चीज़ सही और गलत नहीं है। वैसे भी दुनिया में कोई चीज़ सही और गलत होती ही नहीं है, ये हमारा अपना परसेप्शन है। एक चीज़ किसी इंसान के लिए सही है, वो दूसरे के लिए गलत है। वो सही और गलत हम सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हर चीज़ के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ है उसके पीछे का भी कोई लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल के अंदर खुशबू है और साथ में उसके कांटे भी हैं, तो कांटों के पीछे का मकसद है कि जानवर उसे ना खाएं। तो कोई भी चीज़ गलत सही नहीं है। सबकॉन्शियस इसलिए गलत चीज़ और सही में डिफ्रेंशिएट इसलिए भी नहीं करता क्योंकि उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। अब सबकॉन्शियस माइंड के पास हर चीज़ अवेलेबल कैसे, वो कैसे कनेक्ट है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हम जब सपना देख रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो स्लीपिंग मोड में होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागा हुआ होता है और वो उन चीज़ों को भी देख रहा होता है जिनको हमने कभी आंखों से देखा ही नहीं है फिजिकल दुनिया में। ऐसे प्लेसेस दिखा सकता है, ऐसे लोगों से मिला सकता है। इसका मतलब इससे क्या इन्फ्लुएंस निकलता है? इससे ये इन्फ्लुएंस निकलता है कि वो पहले से ही ऑलरेडी हर चीज़ से कनेक्ट है, वो ब्रह्मांड से कनेक्ट है, वो यूनिवर्स से कनेक्ट है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड इस हर चीज़ से कनेक्ट है और फिर वही चीज़ हमें मिलना शुरू हो जाती है, जिससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। न्यूरोलॉजी में उसे कहते हैं कि एक सर्किट माइंड में क्रिएट हो जाना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक समझाने का एक तरीका है और हमें ज़्यादा लफ्ज़ों में नहीं उलझना, हमें चीज़ों को समझने की कोशिश करनी। अब आगे हम देखते हैं कि हम इसको और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत खूबसूरत शहर है, उस बहुत खूबसूरत शहर के अंदर एक टूरिस्ट है माइंड और सोल। वो आए हैं यात्रा करने के लिए, उन शहर को समझने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए। तो उस कार में बैठे हैं जिस कार के 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे का मतलब है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और उसमें बैठा हुआ एक ड्राइवर है। अब और थोड़ा सा मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि 2 पॉइंट पीछे छूट गए हैं। एक हार्ट है और दूसरा सोल। हार्ट क्या काम करता है, सोल क्या है।
देखिए जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फोकस है, एक ध्यान है, कंसंट्रेशन है। ये आत्मा कुछ भी नहीं करती, लेकिन इसके प्रेजेंस के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब आँखों से कोई चीज़ देखी जाती है तो माइंड आँख तक आने के लिए जिस पावर का इस्तेमाल करेगा वो आत्मा है, वो ध्यान है, वो फोकस है। आँखों के सामने कोई चीज़ है लेकिन हमारा फोकस कहीं और है, तो माइंड उसे देख ही नहीं पाएगा। हो क्या रहा, देखने के प्रोसेस में अगर हम देखें तो हो क्या रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि सामने से प्रकाश की लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे पड़ता है। उस रिफ्लेक्शन को आंखें न्यूरॉन्स में, इलेक्ट्रिक न्यूरॉन्स में चेंज करती हैं, जो हमारे ब्रेन को चला जाता है, हमारे माइंड को चला जाता है और एक इमेज क्रिएट होती है। लेकिन इस प्रोसेस में फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फोकस नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्शन आंखों के पे आएगा लेकिन वो अंदर नहीं जा पाएगा, यानी माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जल है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर हमें जल के अणुओं को तोड़ना हो, मॉलिक्यूल को तोड़ना हो, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी ना तो हाइड्रोजन के अंदर मिक्स होती है, ना ऑक्सीजन के अंदर मिक्स होती है, ना ही उसका एग्जिस्टेंस इन दोनों में से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता। लेकिन बिना उसके एग्जिस्टेंस के ये टूट ही नहीं सकते। तो सोल का काम क्या हुआ? सोल का काम है प्रेजेंट रहना। वो एक ऐसी एनर्जी है जिसके प्रेजेंस के बिना कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। आगे हम चलते हैं, हार्ट क्या है। हार्ट के बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है कि हार्ट, लोग बड़े कन्फ्यूजन रहती है कि हार्ट क्या है, माइंड क्या है। एक्चुअल में हार्ट है हमारा जड़, हमारी बॉडी का हिस्सा है ये, और ये माइंड से ज़्यादा पावरफुल है। 7 गुना ज़्यादा इसके अंदर पावर होती है माइंड से। और माइंड असल में हमें गाइड देने वाला नेविगेटर है। हमारा माइंड नहीं है, हमारे माइंड को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर वो तो एनालाइज करता है। वो एनालाइज इसलिए ही करता है क्योंकि उसे पता नहीं है। लेकिन ये जो हमारा हार्ट है, इसके अंदर सब कुछ पहले से इंस्टॉल है। क्यों इंस्टॉल है? क्योंकि ये यहीं का रहने वाला, ये यहीं का बासिंदा, ये जड़ है। इसे हर चीज़ ऑलरेडी पता है। इसके कहते हैं ना, बॉडी के डीएनए में हर चीज़ पहले से रजिस्टर्ड है। तो हमारा हार्ट है हमारा नेविगेटर, हमारा गाइड। तो ये गाइड जब उस कार में की ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है जिसमें माइंड घूम रहा है, और वो जो कार का एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें हम ड्राइवर को मेटाफोर कर रहे हैं एज ए हार्ट, और हम उस गाड़ी के अंदर जो ट्रेवलर है, टूरिस्ट है, उसे माइंड मान कर चल रहे हैं। जो उसकी 5 खिड़कियां हैं उसको हम ज्ञानेंद्रिय मान के चल रहे हैं, और उस गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है, जो उस गाड़ी को चला रहा है, उसे हम आत्मा मान के चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए जिसे आसानी से समझ सकें, अगर गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर सीट पर बैठा है वो माइंड ना होकर हार्ट है, और जो हार्ट जो पीछे टूरिस्ट है वो बैठकर ट्रेवलर कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा तब शुरू होती है जब ये माइंड बाहर की चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, इमोशनल हो जाता है कि लॉजिक को छोड़ देता है, तर्क को छोड़ देता है, और फिर जो गाइड जो बैठा वो उसे खुद गाइड करना शुरू कर देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। इवन ये भी कहते हैं कि ये खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, और जो हार्ट है, जो वहाँ का गाइड है, जो मेंटोर है, उसे कहता है कि आप साइड में हटो। और इसी वजह से कभी ये इधर भागता है, कभी ये उधर भागता है, क्योंकि माइंड के पास पावर क्या है? एनालिसिस तो पावर है। अब ये उस एनालिसिस को छोड़कर अगर भावुक हो जाएगा तो कभी इधर भागेगा, तो ये लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा, कैसे चीज़ों को जानेगा। और जो डिप्रेशन कहते हैं, वो डिप्रेशन का मेन रीज़न ये होता है कि हमारा माइंड हमारी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कभी गाड़ी को ऐसे सर्कुलेशन में घुमा रहा होता है। कोई विचार हम पकड़ लेते हैं और भी विचार के पीछे जूझते रहते हैं। माइंड, रही बात सोल की, सोल का कोई रोल नहीं है। सोल का तो इतना रोल है कि वो ना प्रेजेंस उसका इम्पोर्टेंट है, बाकी वो कुछ करती नहीं है। चीज़ें लगभग क्लियर हो गई हैं। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है, लोग सबकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादातर काम करते हैं, और उस पर काम करने के लिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि
का वंडरफुल रिजल्ट है जैसे कह सकते हैं। तो उसके लिए कुछ लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड डायरेक्ट, बिना कॉन्शियस माइंड के डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया जाए, जिससे कि वो चीज़ प्रोसेस होकर हमारे सामने आ जाए, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी कहते हैं। तो उसमें पहला मेथड है सबलिमिनल कंसेप्ट। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट वे में मैसेज को हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पहुंचा दें। जैसे कोई आदमी बाहर से आया और वो अंदर जाने के बाद उसने कहा कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी बात कही, इसका मतलब इसने हमें ये मैसेज दिया कि आप एसी या पंखा चला दीजिए। तो इसे कहते हैं सबलिमिनल मेथड। दूसरा है रिपीटेशन। रिपीटेशन कहते हैं रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ विजडम। रिपीटेशन, बार बार किसी चीज़ को हम कहें, बार बार किसी चीज़ को हम कहें, तो अगर लॉजिक उसमें जो थोड़ी बहुत आगे टकराएगा तो वो एक टाइम के बाद लॉजिक कमज़ोर पड़ जाएगा, वो चीज़ हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। जैसे कि धार्मिक शिक्षाएं क्या है, धार्मिक ट्रेडिशन, ये हमें इसलिए सही और अच्छे लगते हैं क्योंकि इनको इतनी बार हमारे सामने दोहराया गया है और उन लोगों को जिन पर हमारा ट्रस्ट है, विश्वास है, तो ये हमारे लिए रियल बन गए हैं। और रियल बनने के पीछे का लॉजिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या न्यूरोलॉजी, और वो यूनिवर्स ने हमारे लिए सही साबित करना शुरू कर दिया है। तीसरा है आत्म सम्मोहन या हिप्नोटिज्म जिसे बोलते हैं। वो भी यही मतलब है कि कॉन्शियस माइंड को सुला दिया जाए और इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाए। तो हमारा यहाँ का टॉपिक ख़त्म हुआ। हमने इन पर सारी चीज़ों को डिस्कस किया, माइंड, बॉडी, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड वाइब्रेशन कैसे इंटरेक्शन करती हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑडियो टैप होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टीन ने दी, उसको हम जीवन में कैसे अप्लाई करें, उसका जीवन में कैसे इफेक्ट पड़ता है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को अगर हम समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम बिजनेस में कैसे पैसे कमाएं, स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में कैसे आगे बढ़ें। और आगे बढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट के दो हैं, एक है स्पिरिचुअल, एक है साइंटिफिकल, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही कारगर हैं, बिना दोनों के काम हो ही नहीं सकता। आगे हम बढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इन्नेट आइडिया। थ्योरी ऑफ इन्नेट आइडिया का मतलब जैसे एक बीज है, उसके अंदर पेड़ छिपा हुआ, वो कैसे निकलेगा। तो ये थ्योरी ऑफ इन्नेट है जिसको डेकार्ड्स ने इस्टेब्लिश किया था अपनी थ्योरी फिलॉसफी के अंदर। और आगे हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ परसेप्शन, जो कि हम आँखों देखने के बाद हमें महसूस होता है, फिर वो हमारे अंदर कैसे रिएक्ट करता है। तो आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।